हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टॉप क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे फाइनेंशियल प्लान में। अ, ये सबके लिए सिमिलर नहीं रहेगा, सबके लिए अपना अलग अलग प्लान हो सकता है, बट मैं एक आउटलाइन आप लोगों को देना चाहूँगा कि 2025 में आप जो है वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे मेजर क्वालिटी एक फाइनेंशियल प्लान में ये होनी चाहिए कि जो आउटलाइन ऑफ द फाइनेंशियल प्लान होनी चाहिए वो काफ़ी सिंपल होनी चाहिए, काफ़ी इजी टू एग्जीक्यूट होनी चाहिए, बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि कई लोग ऐसा करते हैं कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड अपने पोर्टफोलियोज बनाते हैं जिसमें रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स और सारी ही चीज़ें भर लेते हैं। अम, एक कहावत कही जाती है कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बट बहुत सारी बास्केट्स होंगी तो भी आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन नेगेटिवली वर्क कर सकता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और थर्ड और लास्ट चीज़ ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इजी टू बाय होना चाहिए। काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट नहीं होने चाहिए एंड बहुत हार्ड टू बाय एंड सेल नहीं होने चाहिए। जनरली रियल एस्टेट में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि बहुत लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। लिक्विडिटी का मतलब ये कि कोई भी चीज़ इजीली बाय या सेल नहीं हो पाती है किन्हीं कारण से, क्योंकि इसमें रियल एस्टेट में जो है वो टोकन अमाउंट काफ़ी बड़ा रहता है इस वजह से। तो ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए एक फाइनेंशियल प्लान में। अब आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन होगा कि ये जो फाइनेंशियल प्लान है अपना, ये स्टार्ट कहाँ से होगा? तो फाइनेंशियल प्लान की जो स्टार्टिंग होती है, ये जनरली लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग से होती है, बट कभी भी कोई भी फाइनेंशियल प्लान की स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट से नहीं होती है। सबसे पहले जो है मतलब कुछ भी नया कंस्ट्रक्ट करने से पहले, कुछ भी नया बनाने से पहले पुरानी जो चीज़ है उसको डेमोलिश करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसी के लिए सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो करते हैं पे ऑफ ऑल योर लाइबिलिटीज। सबसे पहला जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जो स्टेप होगा वो होगा पेइंग ऑफ ऑल योर लाइबिलिटीज। जितने भी पुराने डेट्स हैं, जितने भी पुराने होम लोन्स हैं, सबसे पहले उसको आप पे ऑफ करिए। मैं अपना पर्सनली एक एग्जांपल बता देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझसे आके बोला था कि यार मुझे अभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, बट मेरा अभी होम लोन चल रहा है। तो मैं इस डायलेमा में हूँ कि सबसे पहले उस होम लोन को पे ऑफ करूँ या फिर नया अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दूँ, साथ साथ में पे ऑफ करता रहूँ। तो मैंने उन्हें बोला था कि आप बिल्कुल अभी म्यूचुअल फंड नहीं करिए। सबसे पहला अपना फोकस आप लगाइए अपना जो डेट है वो पे ऑफ करने के लिए। तो उन्हें किया, and in 1 year he has paid off all his debt, and he is now in a very comfortable position to start investing very heavily. So एक ये चीज हो गई। अ, दूसरी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? अच्छे रिटर्न्स होने चाहिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जो टैक्स सेविंग हो, और इंश्योरेंस कवर होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी के लिए इंश्योरेंस कवर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार हम बहुत बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने प्लानिंग करी कि मैं 1 करोड़ का पोर्टफोलियो इन 10 इयर्स बनाऊंगा। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत से पैसे जुटाए, बहुत थोड़ी एसआईपीस करी, लमसम किया, और मैंने ये फिगर अचीव कर लिया। बट अगर किसी वजह से कोई मेडिकल इमरजेंसी के कारण अम, अ, भगवान ना करे, बट अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो आप पे बहुत बड़ा एक बर्डन आ जाता है, 5, 10, 20 जितने भी अमाउंट का। तो आपकी कंटिजेंसी प्लानिंग हमेशा रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए। तो एक कोट भी है, व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट यू विल ऑलवेज गेट द बेस्ट। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब 4 स्टेप फाइनेंशियल प्लान आपको इजी वे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस की टेक केयर करनी है। अ, हम लोग अपने कार का इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, बट अपना टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार का इंश्योरेंस हम लोग इसलिए ले लेते हैं क्योंकि दिस इज रेगुलेटेड, और अगर हमने इंश्योरेंस नहीं लिया तो पुलिस पकड़ लेगी एंड विल बी फाइन। बट अपनी हेल्थ कार से और या कोई भी एसेट से बढ़कर है, तो सबसे पहले अपने हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पे इन्वेस्ट करिए। इसमें एक सिचुएशन है, अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपका अर्निंग मेंबर होना ज़रूरी है। तो टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वही लें
जो अभी करंटली अर्न कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मेजर ये भी आता है कि भाई आप ये भी बता दो कि टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए। तो जो टर्म इंश्योरेंस है वो 20x लेना चाहिए आपकी ईयरली इनकम का। फॉर एग्जांपल किसी की इनकम 5 lakhs पर ईयर है, तो उसको जो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए वो 1 करोड़ के आसपास का लेना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस आपको जल्दी से जल्दी भी ले लेना चाहिए, क्योंकि जितनी कम एज होती है उतना ही फिक्स्ड उसका प्रीमियम रहता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की एज है 25 ईयर्स, तो उसका प्रीमियम आएगा 15,000 के आसपास। तो वही प्रीमियम कंटिन्यू होगा ऑल ओवर टिल द इंश्योरेंस पॉलिसी कंटिन्यूज। तो दैट इज एन एडिशनल एडवांटेज वर्सेस अगर किसी की 35-40 साल की एज है और वो टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, तो 20-25 हजार का आएगा और वो ही कंटिन्यू होगा। तो दैट इज वन थिंग। सेकेंड इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आप अपनी सारी फैमिली के मेंबर्स का लीजिए। पर पर्सन एटलीस्ट 2 से 3 lakhs का तो लीजिए ही लीजिए। और पर लैख 1,000 की कॉस्टिंग आती है हेल्थ इंश्योरेंस की, विच इज वेरी स्मॉल इन रिलेशन टू व्हाट वैल्यू इट गिव्स टू यू एंड योर लव्ड वंस। उसके साथ साथ ही आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए। कई लोग जो रहते हैं वो रिटायरमेंट प्लानिंग को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हैं। मेरा एक सबसे क्वेश्चन है कि जनरली 60 की एज के आसपास सब लोग, ज़्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं। एंड एवरेज एज इंडियंस की आज के टाइम पे 75 ईयर्स चल रही है। तो 75 ईयर्स भी माने तो आपको 10 से 15 साल बिना किसी पैसे के रहना है, तो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग जो है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसे हम SWP बोलते हैं। तो SWP में क्या होता है कि आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। सपोज 1 करोड़ का अमाउंट आपने लमसम इन्वेस्ट करा, और तो आपको क्या उसमें पार्शियल विड्रॉल मिल जाता है। तो अगर SI मतलब SWP के थ्रू मार्केट में आपका पैसा डला है, 10 से 12% का रिटर्न आ रहा है, उसमें से 6-7% आपको मिल जाएगा, और बाकी पैसा जो है री इन्वेस्ट होता जाएगा। तो बेसिकली ये होता है SWP में कि आपका जो बेस कैपिटल है 1 करोड़ का, वो भी धीरे धीरे ग्रो करता रहता है इन्फ्लेशन के हिसाब से, 5-6% के हिसाब से। और जो बाकी 5-7% है वो आपको मिल जाता है। अगर मैं 1 करोड़ की बात करूं, तो 1 करोड़ में आपको 50,000 के आसपास का अमाउंट पर मंथ की एक्सपेंसेस के लिए आपको मिल जाता है। तो उसके लिए आप SIP से स्टार्ट करें, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करें इन द म्यूचुअल फंड्स, एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट लेटर। लास्ट चीज है कि ELSS में इन्वेस्ट करें। ELSS हमारी बात हो गई टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट की। तो ELSS में मेजरली क्या होता है, 80C में 1.5 lakhs तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। और इसमें लार्ज कैप और मल्टी कैप सब में इन्वेस्टमेंट रहता है। टैक्स एग्जेम्पशन 80C में रहता है, और लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल का। इसमें सबसे बड़ा लोगों को ड्रॉबैक लगता है कि ये इसमें इसमें लॉक इन पीरियड है 3 साल का। बट दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि अगर 3 साल का लॉक इन पीरियड है, तो आप एटलीस्ट 3 साल तक रुकोगे, और म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न 3 से 5 साल में आते ही आते हैं। तो अगर आप 3 साल रुक गए, तो यू विल कंटिन्यू योर पॉलिसी मोस्टली। तो दैट इज अ गुड थिंग। और उसके साथ साथ आपको 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। इसके साथ साथ ही टॉप 3 हमने आपको पिक्स बताई हैं, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। फर्स्ट इज SBI टैक्स एडवांटेज फंड, सेकंड इज कॉन टैक्स प्लान, एंड थर्ड इज SBI लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड। थैंक यू, जय हिंद, एंड कीप फॉलोइंग शेयरिंग।